हेलो दोस्तों, वेलकम टू जॉब पक्की विद शुभम। तो आज की इस वीडियो में आपको डास ग्रेड 2 के लास्ट 45 डेज़ की स्ट्रैटेजी समझाऊंगा। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट के 45 डेज़ में किस तरीके से रिवीजन करना है, कब मॉक देना है, कैसे एनालिसिस करना है। जैसे आपने अभी तक देखा होगा, आपका स्कोर स्टक हो चुका है 140 के आसपास, किसी का 130 के आसपास। आपको पता है कि 165 अगर मैं स्कोर नहीं लेकर आया तो मेरा प्री क्वालिफाई नहीं होगा। तो इसके बीच का जो गैप है ना, ये 25 से 30 नंबर का, इसको किस तरीके से फिल करना है, यानी 45 डेज़ में ये जो गैप आ रहा है इसको किस तरीके से फिल करना है, वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, वीडियो बिल्कुल एंड तक देखना, बहुत काम की वीडियो है, कोई नहीं बनाता इसे यूट्यूब पे। ठीक है, डास ग्रेड 2 के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगी इस तरीके से। बाकी काफ़ी लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि भाई क्या सच में 45 डेज़ बाद एग्ज़ाम होगा। देखो, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है, बस ये सोर्सेज से पता चल रहा है कि सितंबर के लास्ट वीक में होने के चांसेस हैं। बाकी अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी, या फ़ेब में भी हो सकता है, लेकिन हमें वर्स्ट कंडीशन के लिए रेडी रहना है। अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो आप ये नहीं कह सकते कि इसको थोड़ा डिले कर दो, है ना। जिसकी तैयारी है उसका सिलेक्शन होगा, जिसकी नहीं है वो सिर्फ रिग्रेट करेगा। तो रिग्रेट नहीं करना, पढ़ना है। पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ, बस वीडियो को एंड तक देखना, चाहे 2x पे देखो, बट पर बातों को समझो। ठीक है, देखो सबसे पहले दिक्कत क्या आती है। काफ़ी लोगों का तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, काफ़ी लोगों का जिनका सिलेबस कंप्लीट है वो टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे। टाइम मैनेज का मतलब, जैसे कि अभी एएस का एग्ज़ाम हुआ था, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत देखो क्या आई थी। एएस में रीजनिंग नॉर्मल, जैसे अभी तक डी ट्रिपल एस बी में आती है वैसी आई थी। एएस में जो मैथ का लेवल था उसमें 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव थे, मेंसुरेशन के। आप अभी भी मॉक लगाते होगे एएसओ के तो देखते होगे मेंसुरेशन के, सीआई के, काफ़ी कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको लगता तो है कि मैं कर लूँगा, लेकिन वहाँ पे टाइम इतना चला जाता है कि आपके पास इंग्लिश और हिंदी के लिए टाइम नहीं बचता। फिर आपको लगता है कि यार इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चन टिक करूँगा तो फिर यहाँ पे गलती होने के चांसेस होते हैं, तो सिली मिस्टेक होती है ज़्यादा। इसके अलावा जीके में जो करंट अफेयर है वो ज़्यादा आई थी, और करंट अफेयर का लेवल भी अच्छा था। ठीक है, तो इस वजह से ज़रूरी नहीं है कि 170 लाने से ही सिलेक्शन होगा। यहाँ पे सिर्फ मैंने 170 प्लस एक टारगेट रख रखा है कि भाई इतना आपको अपने माइंड में क्लियर रखना है कि 170 प्लस लेकर आना है। ठीक है, लेकिन आप जब इसकी तैयारी करोगे तो आप 165 तक, 166, 167 तक आसानी से पहुंच जाओगे। अगर आप एएसओ 2025 के मॉक दे रहे हैं प्रीवियस ईयर, अगर उसमें आपका स्कोर 163 से 165 प्लस आ रहा है तो 100% आप प्री क्वालिफाई कर लोगे डास ग्रेड 2 का। ठीक है, चलो इसके अलावा अब बात करते हैं हम टाइम मैनेजमेंट की। टाइम मैनेजमेंट के लिए देखो मैं बता चुका, आपको पहले ही फिक्स कर लेना है कि भाई मैं रीजनिंग के लिए 25 मिनट दूंगा। ईगो पर नहीं लेना कि ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन बच गया, इसको मैं करूँगा चाहे इसमें 3 मिनट लग जाए, नहीं। ये हर एक चीज़ आपको प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे मॉक की, उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा। सिलेबस 100% कंप्लीट है, मॉक की प्रैक्टिस नहीं करी, आप प्री क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। आपने 80% सिलेबस कंप्लीट करा है लेकिन मॉक अच्छे से दिया है, उसका एनालिसिस अच्छे से किया है, आपको हर एक चीज़ पता है कि कहाँ पे क्या स्किप करना है, आप 100% गारंटी दे रहा हूँ प्री क्वालिफाई कर लेंगे। ठीक है, प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए, ये मॉक प्रैक्टिस से आएगा। काफ़ी लोग मॉक नहीं देते, जो दे रहे हैं वो एनालिसिस नहीं कर रहे। देखो मॉक आपको हफ्ते में 3 देने हैं। ठीक है, 3 दोगे तो आपको पता चलेगा कि यार डी ट्रिपल एस बी किन टॉपिक्स पर फोकस करती है। ऐसा नहीं है कि एसएससी की तरह, मतलब जैसे आपने देखा होगा डी ट्रिपल एस बी में जो क्वेश्चन आते हैं, जीके हो गया या मैथ हो गया, उसमें मैथ में अरिथमेटिक आती है, एडवांस नहीं आती, मेंसुरेशन आती है एडवांस में, है ना। तो मेंसुरेशन में आपको पता चलेगा यार क्वेश्चन हार्ड नहीं आते, सिर्फ कैलकुलेटिव आते हैं। यानी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा डीप है कि प्रिज्म के अंदर क्यूबॉइड घुसा दिया या क्यूबॉइड के अंदर सिलेंडर घुसा दिया, इस तरीके से क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन कैलकुलेटिव आ रहे हैं। तो आप जब पेपर लगाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि हाँ यार मुझे इस डायरेक्शन में मेहनत करनी है। क्लियर, और फिर आपको वीक टॉपिक पता चलेंगे एनालिसिस करके, फिर वीक टॉपिक की प्रैक्टिस करनी है। आपके पास शॉर्ट नोट्स भी होने चाहिए। जैसे मान लो आपने 2000 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद कर रखे हैं ब्लैक बुक से, ठीक है, लेकिन आपने मार्क ही नहीं करे, रिवीजन कहाँ से करोगे। मार्क करोगे, मार्क करके फिल्टर करके आपने 500 इकट्ठे कर रखे हैं, हाँ ये मैं बार बार बोलता हूँ। फिर इनको 2-3 बार पढ़ोगे तो 250 हो जाएंगे। 250 ना भी हुए तो 500 तो है ही। तो 500 जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको आप 2 से 3 घंटे में रिवाइज कर सकते हो। लेकिन अगर आप मार्क नहीं करोगे तो कंटेंट बहुत ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कंटेंट होगा रिवीजन में, उतना ज़्यादा टाइम लगेगा और उतना ज़्यादा आपका दिमाग ख़राब होगा कि यार एग्ज़ाम से पहले क्या क्या रिवाइज़ करूँ। तो कंटेंट छोटा होना चाहिए रिवीजन के टाइम पे। तो वो कैसे होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपना टिक करके शॉर्ट नोट्स बनाओगे उतना फ़ायदा मिलेगा। इतनी बात आ गई समझ में। अभी मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ कि जो आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं ना, इसमें किस मतलब किस किस टाइप के स्टूडेंट हैं। पहले वो स्टूडेंट हैं जो यूपीएससी की भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको भी एक उम्मीद लग रही है कि भाई टास्क ग्रेड 2 का मुझे एग्ज़ाम देना चाहिए, मेरी दिल्ली पोस्टिंग हो जाती है तो मैं आगे फिर यूपीएससी का अटैम्प्ट लूँगा। ठीक है, या यूपीएससी की अच्छे से तैयारी करूँगा, लेकिन ये भी अच्छी जॉब है तो इसकी मुझे तैयारी करनी चाहिए, अटैम्प्ट देना चाहिए। दूसरे जो सीजीएल के स्टूडेंट हैं वो भी इस फॉर्म को फिल कर रहे हैं या कर चुके हैं मतलब,
इसके अलावा तीसरे ऐसे स्टूडेंट हैं जो बिगिनर हैं, ठीक है, वो सीजीएल की तैयारी अभी स्टार्ट करी है या कर रहे हैं, मॉक मतलब देंगे, और वो इसकी भी तैयारी कर रहे हैं। बाकी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जॉब में है, ठीक है, सेलेक्टेड है, तो वो भी इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो आपका कंपटीशन सभी के साथ है, लेकिन इसमें स्कोर किसका कितना आ रहा है, ठीक है, ये भी बता देता हूँ। देखो जो बिगिनर है, बिगिनर लगभग 30 प्लस स्कोर कर रहे हैं रीजनिंग में, 10 से 12 नंबर जीके में, 25 से डाउन या 25 के आसपास उनका स्कोर आता है मैथ में। इंग्लिश में भी लगभग इतना ही आता है क्योंकि अच्छे लेवल की इंग्लिश आती है। सेम इसी तरीके से हिंदी में भी 25-30 मान के चलो, यानी लगभग 115 से 120 प्लस उनका स्कोर आ रहा है। जो एसएससी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, जो सीजीएल की तैयारी जिन्होंने अच्छे से की हुई है उनकी बात बता रहा हूँ, या जो सेलेक्टेड है ऑलरेडी, उनका रीजनिंग में स्कोर 39 या 40, यानी बहुत आसान है रीजनिंग, थोड़ी लेंथी लगती है लेकिन हो जाती है। जीके में वही 18 से 25 क्वेश्चन, मैथ में भी 38 से 40, कभी 37 या फुल आउट ऑफ फुल, इस तरीके से नंबर आते हैं। इंग्लिश में 32 प्लस और हिंदी में भी 32 प्लस। किसी की हिंदी वीक हो सकती है जो साउथ का है, या सॉरी साउथ के तो है नहीं इसमें, यानी जो ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास हिंदी नहीं थी 12th में, या जिसने हिंदी पर इतना फोकस नहीं किया, तो उसकी हिंदी वीक हो सकती है, उसका क्या पता 27-28 स्कोर हो, लेकिन एवरेज स्कोर उनका 160 के आसपास रहता है, और उनका टारगेट आसान है 170 प्लस करना, ठीक है, जो अच्छे हैं पढ़ने में। तो आपका रियल कंपटीशन इन्हीं के साथ है। बाकी जो यूपीएससी वाले हैं, रीजनिंग वो भी कर लेते हैं, रीजनिंग इतनी हार्ड है नहीं, जीके में उनका स्कोर अच्छा आता है 25 प्लस, मैथ उनकी कहीं ना कहीं वीक है, ठीक है, इंग्लिश भी उनकी ठीक है, हिंदी भी वो कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी मैथ वीक है, तो मैथ में दिक्कत आती है। अब देखो, टाइप्स ऑफ स्टूडेंट तो बहुत होते हैं, मैंने सिर्फ थोड़ा सा आपको क्रिस्प आइडिया दिया है कि इस टाइप के स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, इतना इतना स्कोर लेके आ रहे हैं। यहाँ पे जो मैंने लिखा है ना, ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो इतना स्कोर भी लेके आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, और वो भी डास ग्रेड 2 का एग्ज़ाम देंगे। अब इससे काफ़ी लोग डर जाएंगे कि यार ऑलरेडी जो सेलेक्टेड है उनका ही सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी लोगों के पास टाइम नहीं है, ठीक है, काफ़ी लोगों के पास टाइम है तो वो पढ़ नहीं रहे। तो अब मैं बताता हूँ आपको करना क्या है। नो योर गैप, ठीक है, सबका गैप अलग होगा, सबका लेवल अलग है। आज आपको एक मॉक देना है, चेक करना है मेरा स्कोर कितना आ रहा है, 130 आ रहा है, ठीक है, आपकी कैटेगरी देखनी है, आपकी कैटेगरी में लगभग कितने स्कोर पे सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लग रहा है नहीं, मेरा तो 155 प्लस पे ही हो जाएगा, SC ST है जो भी, तो मुझे तो सिर्फ 25 प्लस नंबर की ही पढ़ाई करनी है अभी, ठीक है, मतलब कम से कम इतने लाने हैं, बाकी कोशिश 170 कितनी की भी कर सकते हो, लेकिन अपने आप को सेफ तो रखना ही है ना। तो बीच में का जो गैप है उसको फिल करने के लिए आपको एक्शन प्लान करना है। अब आपको स्ट्रैटेजी बनानी है कि 25 नंबर कहाँ कहाँ से कट रहे हैं, चेक करो, ठीक है। अब कैसे चेक करना है बताता हूँ। मॉक का एनालिसिस करके, मॉक आपने अटेम्प्ट कर दिया, ठीक है, 130 नंबर आ गए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो अनअटेम्प्टेड होंगे, यानी आपने अटेम्प्ट नहीं किए। उसमें दो रीज़न है, या तो आपके पास टाइम नहीं बचा, टाइम चला गया, या आपका कॉन्सेप्ट ही वीक, आपको आता ही नहीं है, आपको छोड़ना ही पड़ा। फिर उसके अलावा अटेम्प्टेड क्वेश्चन जो आपने अटेम्प्ट किए हैं। अटेम्प्ट में देखो क्या होता है, क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। गलत किस तरीके से हो सकता है, सिली मिस्टेक से हो सकता है, ठीक है, या कैलकुलेशन मिस्टेक से हो सकता है, या आपने ऑप्शन गैस वर्क करके लगाया है तो भी गलत हो सकता है। क्लियर। अटेम्प्ट क्वेश्चन में काफ़ी क्वेश्चन सही भी होंगे, जो सही होंगे उनमें ऐसा भी हो सकता है कि आपने टाइम ज़्यादा लिया है। जैसे मैथ के क्वेश्चन है, आपने 40 क्वेश्चन सोल्व कर लिए, 40 में से आपके 32 या 35 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन उसमें 3 क्वेश्चन गलत हैं, 2 क्वेश्चन आपने छोड़ दिए। आपने छोड़ इसलिए दिया, आपके पास टाइम नहीं बचा। अब आपको ये चेक करना है कि ये जो 32 क्वेश्चन मैंने सही करे हैं, इनमें काफ़ी क्वेश्चन ऐसे तो नहीं है जिसमें मैंने टाइम ज़्यादा ले लिया, यानी कि जो क्वेश्चन 30 सेकंड का है, कहीं ऐसा तो नहीं उसमें मैंने 1.5 मिनट ले लिया उस टाइप में। तो वो क्वेश्चन चेक करना है, फिर उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि यहाँ से जब प्रैक्टिस करोगे, इसका जब टाइम रिड्यूस करोगे, तभी आप ये 2-3 जो क्वेश्चन छूटे ना, वो उसके लिए टाइम बचा पाओगे। तो मैं बहुत डीप बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझना, ठीक है। ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन सही हो गया उसको छोड़ दो। आपको उसमें भी चेक करना है कि कोई टाइप ऐसा तो नहीं है, जैसे मान लो काफ़ी लोगों को ब्लड रिलेशन की जो हैशटैग वाले क्वेश्चन है उनमें टाइम ज़्यादा लगता है, या सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन है उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। बाकी जो रीजनिंग क्वेश्चन उन्हें जल्दी जल्दी कर लेते हैं। फ्लोर बेस्ड में टाइम लगता है, तो फ्लोर बेस्ड और सिटिंग अरेंजमेंट की इतनी प्रैक्टिस कर लो, कम से कम 50-60 क्वेश्चन, जिससे आपकी स्पीड बढ़ जाए, आसानी से हो जाते हैं फिर वो भी एक फ्लो में, ठीक है। तो सब प्रैक्टिस का खेल है। तो इस तरीके से आपको जो क्वेश्चन आपके सही हुए ना, उसमें भी टाइम चेक करना है। टाइम ज़्यादा लग रहा है तो उनकी प्रैक्टिस करनी है, वो भी आपका वीक है एक तरीके से। इसके अलावा काफ़ी क्वेश्चन आपने इंग्लिश में भी, वो कैब में या जीके में तुक्के मारे होंगे, तुक्के कह लो या गैस वर्क कह लो, वो मान लो सही हो गए, पर अगली बार वो क्या पता क्वेश्चन आए और आप ऑप्शन दूसरा टिक कर दो। तो जो क्वेश्चन तुक्केबाजी में या गैस वर्क करके सही हुए तो उनको भी देख लेना, ठीक है। ये लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो गैस वर्क वाले क्वेश्चन इंग्लिश, जीके और हिंदी। हिंदी में जैसे मान लो
बहुत से पर्यायवाची या विलोम शब्द आपको नहीं पता लग रहा है, लेकिन ऑप्शन सी हो सकता है, और वो सी हो भी सकता है, आपका सही भी हो गया लेकिन आपको नहीं पता। तो वो चीज़ देखनी है, ठीक है, उसको समझना है, उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं है सिर्फ रॉन्ग रॉन्ग क्वेश्चन का एनालिसिस करना है। इतनी बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से आपको एनालिसिस करना है। फिर आपको सब्जेक्ट वाइज मैथ, रीजनिंग, जीके, हिंदी, इंग्लिश इस तरीके से लिखना है। मैथ के नीचे मैथ के टॉपिक लिखने की, भाई सीआई से गलत हो रहा है, मेंसुरेशन से वॉल्यूम वाले क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, इस तरीके से पूरा लिखना है। ये चार्ट बनाना है मॉक, एक पेज पे पूरा मॉक का स्कोर लिखना है, मॉक में रैंक कितनी आई है, सब्जेक्ट वाइज स्कोर कितना है, टाइम कितना लग रहा है, हर एक चीज़ लिखनी है, एक कॉपी बनानी अलग से मॉक की। ये लिख दिया मैथ का। फिर आते हैं रीजनिंग, रीजनिंग में भी ऐसे ही लिखना है। तो रीजनिंग में ऐसा नहीं पूरा सिलेबस वीडियो कर रहे हैं, नहीं, जो गलत हो रहा है ना टॉपिक, आपको लग रहा है मेरा सिटिंग अरेंजमेंट गलत हो रहा है, तो टारगेट में सिटिंग अरेंजमेंट ही करने हैं, ठीक है। इंग्लिश में वो कैप सारी गलत नहीं हो रही, आपको लग रहा है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो मैं कर ही दे रहा हूँ, मेरे तो ईडीएम फ्रेज गलत हो रहे हैं, तो ईडीएम फ्रेज ही पढ़ने हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जीके में मान लो क्वेश्चन काफ़ी ऐसे हैं जो 10% लोगों ने ही सही करे हैं, उसके पीछे नहीं भगना, सब कुछ नहीं कर पाओगे आप। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मिनिमम 20 नंबर तो आनी चाहिए, 25 प्लस बहुत अच्छा स्कोर है, बाकी आपके लेवल के ऊपर है, 30 प्लस या जो भी आप स्कोर लेकर आओ, लेकिन 20 से 25 स्कोर बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो करना क्या है, जो 10% 5% लोगों ने सही किया है ना, उसके पीछे नहीं भागना है। जो 50% 60% लोगों ने सही किया है, 70% 90%, लेकिन आपने गलत किया, इसका मतलब ये है कि सब लोगों को ये आता है, आपको नहीं आता। यानी जो सब लोग सही कर रहे हैं उनको गलत मत करो कम से कम, ठीक है। ये चीज़ आपको पीछे लेके जाएगी। अब आते हैं आगे, लूप होल्स। लूप होल्स बता देता हूँ आपको। देखो रीजनिंग में पजल वाले क्वेश्चन, एनालॉजी वाले क्वेश्चन, सिलोगिज्म हो गया, रैंकिंग हो गया, रैंकिंग में कई बार गलती हो जाती है, -1 नहीं करते या +1 नहीं करते, दोनों के बीच का जो स्टूडेंट निकालने होते हैं उसमें कई बार काउंटिंग में गलत हो जाती है, 19 18 ऑप्शन 17 है तो 18 लगा दे, पता चलता है 19 है। इनइक्वलिटीज़ वाले क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो ये टॉपिक्स आपको लिखने हैं, लूप होल चेक करना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, एनालिसिस करके पढ़ोगे, 45 दिन बहुत है, DSSB में स्कोर बढ़ जाएगा। ऐसे ही पढ़ते रहोगे बिना एनालिसिस के, तो 60 दिन 90 दिन 120 दिन सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करते रह जाओगे, ठीक है। बात करते हैं जीके की। तो जीके में मैंने बताया कि 30% से प्लस जो आंसर लोगों ने सही किया है ना, बेसिक क्वेश्चन, उस पर फोकस करो। टारगेट रखो कि 20-25 प्लस नंबर आए, ठीक है। करंट अफेयर पढ़ने हैं, लेकिन कैसे पढ़ने हैं, टॉपिक वाइज, अभी मैं आगे बताऊंगा। मैथ में क्या करना है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में भी गलती होने के चांसेस हैं, ऐसा ही सीआई में भी, सीआई में कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ जाते हैं काफ़ी। टाइम स्पीड डिस्टेंस, देखो एक चीज़ और देखना, आप लोगों ने एनालिसिस नहीं किया होगा, काफ़ी टीचर, क्या टीचर ने बताया नहीं है किसी ने भी, जो DSSB का एग्ज़ाम है ना, उसमें इतना हार्ड तो कोई कॉन्सेप्ट आता नहीं है, लेकिन टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क से बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन किसी किसी शिफ्ट में आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि टाइम एंड वर्क की हर एक टाइप आपको बहुत अच्छे से करने हैं, हार्ड लेवल के भी। बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इजी, लेकिन इसमें 2-4 हार्ड टाइप है, ठीक है, एफिशिएंसी से रिलेटेड है वो ज़रूर कर लेना। ये क्वेश्चन आते हैं, एएस में भी आए हैं, मैंने अभी चेक किया है, क्योंकि अभी मैं मैथ का एक सेट कराऊंगा जिसमें मेंसुरेशन के सभी क्वेश्चन कराऊंगा जो भी एएस में आए हुए हैं, ठीक है। तो मैंने एनालिसिस किया, एनालिसिस करके ही मैं हर एक चीज़ बताता हूँ। तो मेंसुरेशन में 3D पे फोकस करना है, वॉल्यूम में जितने भी फॉर्मूले हैं कौन के, इनकी कैलकुलेशन पे फोकस करना है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन आते हैं। देखो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसा आएगा मैं बताता हूँ। मान लो एक सिलेंडर है, ठीक है, इसका बेस का एरिया दे दिया है 1339.6, ये दे दिया, क्लियर। अब आपको क्या बताया हुआ है कि हाइट दे रखी है इसकी 73, आपको सिर्फ वॉल्यूम फाइंड करनी है, यानी πr² और अप्रॉक्स में ही आंसर निकालना है। तो आंसर कैसे निकालोगे, आपको यहाँ पे आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर की वैल्यू कैसे निकालोगे, πr² इक्वल टू ये दे रखा है, ठीक है, तो 22/7 रहेगा, इसको काट पीट करोगे लेकिन ये पॉइंट में आएगा, तो फिर आप आर की वैल्यू नहीं निकाल पाओगे, यानी स्क्वायर रूट ही नहीं निकाल पाते कई बार पॉइंट का। तो इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। क्वेश्चन आसान है, अब अगर यही क्वेश्चन होता πr² इक्वल टू 154, तो आप आसानी से कर लेते, 22/7, इसको कट करते 7, फिर रेडियस आ जाती है 7, फिर 7 रेडियस आ गई, तो πr², h मान लो 73 है, 7 7 49, अपना देख लेते कि 9 3 27, लास्ट में 27 किसके है, +2 मतलब 22 है, तो 7 दूनी 14, यूनिट डिजिट जिसकी 4 है, बस आंसर टिक कर देते। लेकिन जब क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं तो वो कैलकुलेटिव हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, कॉन्सेप्ट नया नहीं है, बस कैलकुलेटिव है, तो इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, है ना। तो वो भी समझाऊंगा अभी। इंग्लिश में देखो क्या आता है, वो कैब सारी प्रीवियस ईयर रहेगी DSSB की, ठीक है, जितने भी DSSB के एग्ज़ाम हुए हैं उनके आप प्रीवियस ईयर वो कैब याद कर लो, कोई भी बुक ले लो। देखो मैं किसी का
यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। जो बुक आपको मार्केट में लग रही है ना कि हाँ ये मुझे लेनी चाहिए, वो ले लो डी ट्रिपल एस पी की। वैसे है नहीं इतनी, शायद मेरे हिसाब से टॉपर चॉइस पब्लिकेशन की अभी आई नहीं है, वो आ जाएगी तो वो ले लेना। बाकी अरिहंत वगैरह की किसी की भी हो देख लेना, अगर मिल जाए तो ले लेना, नहीं तो ब्लैक बुक मोर देन सफिशिएंट। ठीक है, एक मैंने पीडीएफ भी शेयर की हुई है मैं एम टी एस 2026 की, तो वो कैब कर लेना। बाकी मेहनत करना चाहते हो तो ए एस 2026, ए एस ओ 2025, जेल वार्डर 2025, इनकी पीडीएफ ऑलरेडी बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे, हमारी टेलीग्राम चैनल पे भी है। इनको डाउनलोड करो और इसमें जितने भी इंग्लिश की वो कैब है उनको अपनी कॉपी में नोट करो और रिवाइज करो। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, 100% गारंटी दे रहा हूँ, रिपीट होंगी वो कैब। ठीक है, एक आध जो नई भी आ जाती है ना, वो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, ऑप्शन से ही पता चल जाता है। मान लो आपने वर्ड नहीं पढ़ा, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दोगे आसानी से। डेली रीडिंग करनी है। सबसे ज़्यादा दिक्कत देखो जो एएसओ के पेपर में आएगी डास्क ग्रेड 2 में, वो पैसेज में आएगी और पीक्यूआरएस में आएगी। पीक्यूआरएस गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। आपको लगेगा जब आप क्या कहते हैं उसको, पेयर बनाओगे क्यू आर एस पी, तो आपको लगेगा क्यू आर पहला आना चाहिए, एस पी बाद आना चाहिए। एक ऑप्शन ऐसा भी रहेगा, लेकिन आपको ये दोनों करेक्ट लगेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मिस्टेक होंगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इन पर। बाकी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में अगर वोकैब वाला क्लोज टेस्ट आता है तो उसमें दिक्कत आएगी। पैसेज आता है, पैसेज में वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो उसमें दिक्कत आएगी। बाकी टाइटल टोन थीम के लिए निमिषा बंसल मैम की वीडियो देख लेना या रानी मैम की वीडियो देख लेना। ठीक है, हिंदी में शब्दार्थ ही आपको पढ़ने हैं, बाकी कोई अलग से इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है हिंदी में, क्योंकि सिर्फ आप 5-6 घंटे की कोई एक मैराथन वीडियो देखो ग्रामर की यानी व्याकरण की, जिसमें आपको कारक, काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ये सब पढ़ना है। ठीक है, किसी की वीडियो देख लो, चाहे नवीन सर की देख लो, ठीक है, RWA वाले चैनल वाले, या राम सर हैं वो भी RWA के ही हैं, किसी की भी वीडियो देख लो। या आपको लग रहा है कि नहीं मैं तो स्टडी पॉइंट, पता नहीं बहुत सारे चैनल हैं यार, बहुत। या आपको लग रहा है नहीं मेरे पास 9th-10th की कोई बुक है, मैं तो व्याकरण उसी से कर लूँगा, तो कहीं से भी कर लो। व्याकरण इतनी हार्ड आती नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बहुत समास का बहुत डीप क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ये सब चीज़ें के पीछे पता है कब पढ़ते हैं समास या ये सब, ये तब पढ़ते हैं जब आपका स्कोर 165 हमेशा आ रहा है, 165 170। अब मुझे 180 प्लस स्कोर करना है, अब मैं हर एक छोटे टॉपिक पे फोकस करूँगा, कहीं ये आ जाए तो इसको भी मैं छोड़ूँ ना। लेकिन आप पहले से पहले टेंशन लेते हो समास भी आएगा क्या, ये भी आएगा क्या, वो भी आएगा। पहले बेसिक चीज़ें कर लो, आता तो सब कुछ है, लेकिन टारगेट पहले क्या रखना है, पहले इस लेवल को क्रॉस करो, फिर जाना इस पर। ठीक है। हम्म, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ, जब आपका ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, 5 से 6 दिन में ग्रामर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके शॉर्ट नोट्स रेडी रखना, उसका ही बार बार रिवीजन करना है। फिर डायरेक्ट आपको मॉक लगाने हैं। सेक्शन मॉक कहाँ से लगाने हैं, टेक्स्ट बुक ओपन करना, जेल वार्डर डालना, उसमें जेल वार्डर 2024 के, 2025 के, ठीक है, या एलडीसी के जितने भी है ना, उनके सबके मॉक लगाओ। मतलब मॉक उनके फुल रहेंगे, यानी कि जेल वार्डर के मार के चलो 30 फुल मॉक है। ठीक है, 2024 जेल वार्डर के 30 फुल मॉक है, आपको ओपन करना है। रीजनिंग सबमिट करो, जीके सबमिट करो, मैथ सबमिट करो, इंग्लिश सबमिट करो, हिंदी का पेपर अटैम्प्ट करो और पूरा पेपर सबमिट कर दो, यानी सिर्फ हिंदी अटैम्प्ट करनी है। फिर हिंदी के स्कोर देख लो, जो गलती हुई है उसको नोट करो। उसके बाद मान लो आपको लग रहा है कि नहीं मुझे तो इंग्लिश का भी सेक्शन मॉक देना है, फिर अगली बार उसको री अटैम्प्ट करो मॉक को। ठीक है, फिर उसमें रीजनिंग, मैथ, जीके को सबमिट करके सिर्फ इंग्लिश का मॉक लगाना है। इस तरीके से सेक्शन मॉक लगाने हैं। काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है सेक्शन मॉक कहाँ से लगाना है, तो वो क्या करते हैं एएसओ में जो मतलब जो टेक्स्ट बुक पे एएसओ में टेक्स्ट बुक पे मॉक दिए हुए हैं, लगभग 5 सेक्शन मॉक दिए हैं, उन्हीं को लगाते हैं। वो नहीं लगाने, वो थोड़े हार्ड रहते हैं और वो प्रीवियस ईयर नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर लगाने हैं। तो ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ ना, तो इसी तरीके से लगाना है। ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी कोई नहीं बताता। ठीक है, तो ऐसे करना है। मैथ का भी लगा सकते हो, अटैम्प्ट कितने भी कर सकते हो। अटैम्प्ट 1 लिखा आएगा, अटैम्प्ट 2 आएगा, आपको पता रहेगा मैंने हिंदी का लगाया तो हिंदी का स्कोर देख लो, अटैम्प्ट 2 में मतलब क्लिक करोगे तो इंग्लिश का स्कोर देख लो, है ना, ऐसे कर सकते हो। सबसे बड़ा टारगेट आपका हिंदी में बस यही है कि वो कैब याद करनी है। वो कैब में पर्यायवाची भी नहीं, सॉरी, विलोम शब्द याद हो जाएंगे और तत्सम तत्व याद हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत आएगी अनेकार्थी और पर्यायवाची में। पर्यायवाची भी एक हद तक याद हो जाते हैं, लेकिन अनेकार्थी शब्द में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा, एक आएगा, इसके लिए परेशान नहीं होना है। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि विलोम शब्द से कहीं भी क्वेश्चन आए मैं गलत ना करूँ। ठीक है, मुहावरे से क्वेश्चन आए मैं गलत ना करूँ, और तत्सम तत्व से क्वेश्चन आए मैं गलत ना करूँ। फिर बाद में पर्यायवाची पढ़ना है, यानी पहले इन टॉपिक्स को पढ़ो, फिर पर्यायवाची, फिर लास्ट में अनेकार्थी शब्द। जो हार्ड है उसको छोड़ दो, क्वेश्चन कम आते हैं ना। चलो इतनी बात आ गई समझ में। व्हाट टू डू,
ये तो मैंने बता दिया ऐसे-ऐसे करना है, लेकिन अब एक डा डेली टारगेट टाइप, अभी मैं डेली टारगेट सीरीज़ के बारे में बताऊँगा, जिसको लेना जो लेना चाहता है ले सकता है। देखो, डेली क्या करना है, रूटीन क्या होना चाहिए? रीज़निंग में एक सेक्शन मॉक देना है टेक्स्ट बुक पे, जैसे मैंने भी बताया था। जो टॉपिक वीक है, उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। अब प्रैक्टिस कहाँ से करें? मान के चलो आपका रैंकिंग वाला क्वेश्चन गलत हो रहा है हर बार। यूट्यूब पे सर्च करो रैंकिंग बाय इवन कोचिंग सेंटर, ठीक है? पजल के क्वेश्चन एसएससी में बहुत कम है, तो पजल बैंकिंग क्वेश्चन डाल देना, बैंकिंग की वीडियो देख लेना, वहाँ से काम हो जाएगा। क्लियर? सिटिंग अरेंजमेंट के भी बैंकिंग लेवल के क्वेश्चन कर लेना, काम हो जाएगा। इतने हार्ड नहीं, नॉर्मल, ठीक है? जीके में एक सेकंड, जैसे मैंने यहाँ पे बोला है ना, अभी बैंकिंग लेवल के सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन कर लेना। तो बैंकिंग में मतलब देखो मैं बताता हूँ किस तरीके से रहते हैं, अभी यहाँ पे मैं कन्फ्यूजन क्रिएट कर दूंगा। बैंकिंग में जैसे एक क्वेश्चन आता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहेगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहेगा। वो एक क्वेश्चन में ही उसके 5 पार्ट रहेंगे, ठीक है? तो उस लेवल का मत करना, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से करना चाहिए बैंकिंग सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। इवन कोचिंग सेंटर के लिए सेंटर यूज़ कर लो या सिग्मा क्लासेस, ठीक है? इन दोनों में से किसी एक को फॉलो कर लेना है, दोनों को कर लेना। जीके के लिए आपके पास अपने नोट्स होंगे या वन शॉट वीडियो देख लो परमार सर की, 6-7 घंटे में हिस्ट्री खत्म है, 6-7 घंटे में, 7-8 में जियोग्राफी पॉलिटी। बार बार उसी को देखते रहो, एक ही चीज़ को बार बार पढ़ना है। बाकी मैंने DSSB की एक PDF शेयर की हुई है जीके की, अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो एक बुक आती है टॉपर चॉइस पब्लिकेशन की, ब्लू कलर की, ठीक है? अभी सर्च करना ब्लू कलर की, नॉन टीचिंग, अभी रिलीज़ हुई है वो बुक, बुक ले लेना, बहुत बेस्ट बुक है। तरीका होता है देखो पढ़ने का, काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो सिर्फ इस बुक से ही तैयारी कर लेंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे, अगर मैं होता मैं कैसे करता। जैसे कि नॉन टीचिंग वाली बुक है ब्लू वाली, उसको ही पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन लगाने, टॉपिक देखने कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को ही पढ़ना है, फिर अपने नोट्स से डायरेक्ट। ऐसा नहीं पूरे नोट्स पहले पढ़ना है, यानी पहले क्वेश्चन फिर नोट्स, पहले क्वेश्चन फिर नोट्स, यानी जो एग्जाम में पूछा जा रहा है उसी को पढ़ना है बार बार, ठीक है? करंट अफेयर में क्या करना है, टॉपिक वाइज वन शॉट इंडोलॉगस से कर सकते हो, ठीक है? या और भी चैनल है वहाँ से कर सकते हो। इसके लिए भी मैं वीडियो बना चुका, एक वीडियो सर्च करना यूट्यूब पे, जीके स्ट्रैटेजी बाय जोपक्की विशुभम फॉर DSSB डास ग्रेड 2। तो उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, जीके का बहुत डिटेल एनालिसिस किया उसमें, है ना? तो उसके हिसाब से आप पढ़ना, ठीक है? तो टॉपिक वाइज कहाँ से करना है, इंडोलॉगस से कर लेना। टॉपिक वाइज में स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है? स्पोर्ट्स के अलावा अपॉइंटमेंट हो गया, रिसर्च हो गई, तो इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स में क्या करना है, सेम, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो सेक्शन मॉक लगाना डेली, स्पीड के लिए, आर्ट ऑफ स्कीपिंग के लिए, प्रेशर हैंडल करने के लिए। अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो जो बचा हुआ है ना, उसको पहले कंप्लीट करो, फिर सेक्शन मॉक लगाओ। फिर जो गलतियाँ हो रही हैं उनका रिवीजन करो और कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर प्रैक्टिस करो। मान लो परसेंटेज के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो परसेंटेज में किस टाइप का क्वेश्चन गलत हो रहा है वो चेक करना है। ऐसा नहीं पूरा परसेंटेज पढ़ने लग जाओ, नहीं। परसेंटेज में मान लो इलेक्शन का क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो अपने नोट्स उठाओ, उसमें इलेक्शन के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। क्लियर? इंग्लिश में क्या करना है, प्रीशियर वोकैब का बार बार रिवीजन करना है, वहीं से वोकैब आएंगे। एक सेक्शन मॉक लगाना है, डेली इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से रीडिंग करनी है। सेलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको पता है कि यार आर्टिकल्स के क्वेश्चन आते हैं फिलअप, तो आर्टिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा हूँ तो मैंने तो इंग्लिश पढ़ी हुई है तो मैं तो इसमें बहुत अच्छा स्कोर ले आऊँगा, नहीं। आपको चेक करना है कि मॉक में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है? हिंदी में क्या करना है, सेम एक सेक्शन मॉक लगाना है। क्वेश्चन गलत हो जाता है तो उसके कॉन्सेप्ट देखने हैं, और कोई भी वोकैब नहीं मिलती उसको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है। कॉपी ज़रूर बनानी है, मॉक कॉपी, जिसमें आपको गलतियाँ लिखनी है। गीत मैम की काफ़ी सारी वीडियो हैं जिन्होंने DSSB के जितने भी अभी पेपर हुए हैं, चाहे MTS हो, ठीक है, या जो भी एग्ज़ाम है, उनके सभी के क्वेश्चन कराए हुए हैं, मॉक सेट भी कराए हैं। तो आप इनकी वीडियो देख सकते हैं, बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हिंदी इतनी हार्ड आती नहीं है, काम हो जाएगा, ठीक है? PDF मैंने काफ़ी सारी शेयर की है निधि मैम की, जिसमें वो कैब से रिलेटेड PDF है, कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस भी हैं, तो वहाँ से प्रैक्टिस कर लेना, बहुत है वो, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना, उससे ज़्यादा कर भी नहीं सकते, टाइम कम है। अब मैं बात करता हूँ डेली टारगेट्स की, ये तो मैंने आपको बता दी कि आपको कैसे करना है, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसको लग रहा है कि नहीं, मुझे एक डायरेक्शन मिल जाए, डेली टारगेट्स मिल जाए कि हाँ इतना मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि आज क्या करना है, कल क्या करना है। कई बार क्या होता है, हम पढ़ने स्टार्ट करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि भाई किस समय तक क्या कंप्लीट करना है। तो उन्हीं के लिए डेली टारगेट सीरीज़ है, जो कि एक बार कंप्लीट हो चुकी है 120 डेज़ की। फिर मैंने 100 डेज़ की चलाई थी, जिसमें पता चला कि एग्ज़ाम बहुत जल्दी हो रहा है, तो अब मैंने 60 डेज़ की कर दी है, यानी कि 60 दिन का रिवीजन है टिल एग्ज़ाम। टिल एग्ज़ाम का मतलब ये है, अगर एग्ज़ाम डिले होता है, नवंबर में होता है, तो ये नवंबर तक चलेगी। फ़ेब में होता है तो 2 बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है? एग्ज़ाम तक गाइडेंस रहेगी। तो अभी फ़िलहाल
60 डेज़ की है। जिसने एक बार सिलेबस किया हुआ है, जिसको थोड़ा बहुत आता है, जो इस एग्ज़ाम को क्लियर करना चाहता है। हमारी टारगेट सीरीज़ में आने के बाद आपके चांसेस थोड़े हाई हो जाएँगे, क्योंकि आपको एक राइट डायरेक्शन मिलेगी, आपको पता रहेगा क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। बाकी आपकी मेहनत के ऊपर मतलब डिपेंड करता है। मैं ऐसा तो नहीं कह सकता कि टारगेट सीरीज़ जॉइन कर लो और 100% में सिलेक्शन हो जाएगा, है ना? तो करना क्या है, जॉइनिंग प्रोसेस बताता हूँ, 1 सेकंड। पहले ये बता देता हूँ इसमें होगा क्या-क्या, है ना? देखो, डी ट्रिपल एस बी डास ग्रेड 2 के लिए जो ये डेली टारगेट सीरीज़ है, इसमें डेली और वीकली टारगेट्स मिलेंगे। ठीक है? मैथ में क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इंग्लिश में क्या करना है, हिंदी में क्या करना है, कब फुल मॉक लगाना है, कब सेक्शनल मॉक लगाना है, कैसे एनालिसिस करना है, हर एक चीज़ मैं बताता हूँ। एक डेडिकेटेड डाउट ग्रुप है जिसमें आप डाउट क्वेश्चन शेयर कर सकते हो, आपस में उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लियर? आप पर्सनल डाउट भी मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट व्हाट्सएप पर। जिस व्हाट्सएप नंबर से आप मुझे कनेक्ट करोगे, उसी व्हाट्सएप से आप मुझसे बात कर सकते हो कि भाई मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है। प्रैक्टिस मॉक और डिटेल एनालिसिस मैं बताता हूँ किस तरीके से कैसे करना है। मान के चलो आप प्रैक्टिस कर रहे हो मॉक की, या जो भी आप पढ़ रहे हो, आपको कहीं भी दिक्कत आती है, आपको लग रहा है कि सर एक वीडियो होनी चाहिए इंग्लिश की, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो उसकी मैं वीडियो बना देता हूँ। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट के लिए जो डेली टारगेट्स हैं उसमें नीचे लिखा रहता है कि टाइम कितना किस सब्जेक्ट को देना है। ठीक है? तो इतना सा काम है, बाकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है, डेली पढ़ने से ही सिलेक्शन होगा। ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप आज 12 घंटे, कल 12 घंटे फिर पढ़ नहीं रहे, तो हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ जॉइनिंग प्रोसेस। ये क्यूआर कोड है, इसको स्कैन करना है, 499 पे करना है। पे करने के बाद इस पेमेंट का स्क्रीनशॉट 88 60 13 11 40 इस नंबर पे भेज देना है। सिर्फ व्हाट्सएप पर ही भेजना है, कोई टेलीग्राम पर नहीं भेजेगा, कोई इस पर कॉल नहीं करेगा, क्योंकि ये कॉलिंग नंबर नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो काफ़ी लोग इस पे भेज देते हैं, फिर बहुत दिन तक वेट करना होता है। तो आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप पर भेजना है। व्हाट्सएप पर भेजने के बाद आपको मैं प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दूंगा, आपको रोल नंबर दूंगा। वो रोल नंबर जो आपको मिलेगा, मान के चलो JPS 2027 आपको रोल नंबर मिला, आपका नाम राहुल है, आपको अपनी प्रोफाइल के नाम के पीछे रोल नंबर लिखना है और रिक्वेस्ट भेज देनी है, जो मैं लिंक सेंड करूँगा। आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, दोनों में, डाउट ग्रुप में भी और डेली टारगेट सीरीज़ में भी। ये जो डेली टारगेट सीरीज़ है 60 डेज़ का रिवीजन, ये 3 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। तो आज कितनी तारीख है? आज है 17, यानी लगभग 14 दिन कंप्लीट हो चुके हैं। अब काफ़ी लोगों के मन में बस यही डाउट होगा कि ये जो 14 दिन हमारे पीछे रह गए हैं, उनको कैसे कंप्लीट करना है। तो अभी उनको उस चीज़ को बताता हूँ। ठीक है? हाउ टू फॉलो डेली टारगेट्स। देखो, ऐसा तो कोई नहीं है कि जो बस ये सोच के आ रहा है कि मैं तो बिगिनर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता और मैं अब 60 दिन में यहाँ पे पढ़ के मेहनत करके सिलेक्शन ले लूँगा, तो ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। आपने पढ़ रखा है, आपका थोड़ा बहुत लेवल है, आप मेहनत करना चाहते हो, तो ये एफर्ट्स लगा के आप सिलेक्शन ले सकते हो, प्री क्वालीफाई कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको लग रहा है कि मैं बिगिनर हूँ, तो जॉइन मत करना। ठीक है? कोई मतलब नहीं है। अगर एग्ज़ाम डिले हो जाता है तो आपको फ़ायदा मिलेगा, अगर 45 डेज़ बाद एग्ज़ाम हो जाएगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है? तो वेट कर लेना, वेट करने के बाद जॉइन कर लेना। इतने अपने आप जो मैंने तरीका बताया उस तरीके से पढ़ो। ठीक है? देखो, डेली टारगेट्स कैसे फॉलो करने हैं। मैथ का टारगेट मिला, मान के चलो मेंसुरेशन ही मिला कि 5 दिन में कंप्लीट करना है। ठीक है? 3D। इंग्लिश में वोकैब मिली कि वोकैब याद करनी है, नाउन की प्रैक्टिस करनी है, एक रीडिंग करनी है, 5 PQRS प्रैक्टिस करने हैं। हिंदी में विलोम शब्द करने हैं, प्लस ग्रामर के कारक पढ़ना है। ठीक है? कारक पढ़ना है। और GK में मान के चलो क्लासिकल डांस हो गया, या क्लासिकल लैंग्वेज हो गई, या हिस्ट्री का मैंने टॉपिक दे दिया, एडमिनिस्ट्रेशन वाला टॉपिक दे दिया, या मुगल वाला टॉपिक दे दिया, पॉलिटी में आर्टिकल्स दे दिए, फंडामेंटल राइट्स वाले, कुछ भी दे सकता हूँ मैं ना। या पॉलिटी हम डायरेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं कि 7 दिन में हमें पॉलिटी कंप्लीट करनी है। इसी के साथ रीजनिंग में मॉक दे दिया, एक सेक्शन मॉक लगाना है। फुल मॉक नहीं होगा, जिस दिन फुल मॉक होगा उस दिन सेक्शनल मॉक सभी के हट जाएंगे। मंडे से लेके सैटरडे तक टारगेट्स रहते हैं, संडे का दिन रिवीजन डे होता है। जिस दिन मुझे लगता है थोड़ा बर्डन हो गया, 6 दिन टारगेट हैवी हो गए, तो एक दिन मैं रेस्ट दे देता हूँ, जिसको बैकअप डे के नाम से जाना जाता है ना। तो बैकअप डे में क्या होता है, बैकअप डे में जो भी टास्क बचा हुआ वो आपको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है? बीच बीच में बैकअप डे मिलता रहता है। संडे का दिन रिवीजन डे रहता है, फुल मॉक देना होता है, लाइव मॉक संदीप खर्ब का। बाकी बीच बीच में हम प्रीवियस ईयर मॉक भी देते हैं। अब करना कैसे है, ये टारगेट्स मिल गए डे 1 का। अब आपको चेक करना है क्या मेंसुरेशन मेरा वीक है, मुझे आता है नहीं आता। अगर आपको लग रहा है कि मुझे तो मेंसुरेशन पर मेहनत करनी है, तो टोटल 5 दिन में इसको कंप्लीट करना। आपने देखा वो कैब तो मुझे याद करनी है, लेकिन नाउन तो मेरा कंप्लीट है, तो इसको छोड़ देना। ठीक है? ये तो आपने पढ़ रखा है। रीडिंग डेली करनी है, PQRS करना ही है। आपको पता है मैंने ग्रामर एक बार पढ़ रखी है, तो इसका सिर्फ रिवीजन करना, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, जो मैं वीडियो की लिंक देता हूँ।
वीडियो वही देखेगा जिसने वो टॉपिक नहीं पढ़ा। तो वीडियो देखने से सबसे ज़्यादा टाइम जाता है। वीडियो तभी देखना जब आपको लगे कि मैं खुद से नहीं समझ पा रहा, ठीक है? बाकी वीडियो का सहारा मत लेना। जीके में भी सेम, आपको लग रहा है फंडामेंटल राइट्स क्या, मैंने तो पॉलिटी बहुत अच्छे से पढ़ रखी है और 1 से 7 दिन तक सिर्फ पॉलिटी चली है, मुझे पॉलिटी बहुत अच्छे से आती है। तो आपको चेक करना है 8 से लेके 15 दिन तक या 8 से लेके 14 दिन तक क्या क्या कराया जीके में, फिर आप उसको कंप्लीट कर लेना। यानी जो चीज़ आपको आती है वो चीज़ छोड़ो, जो चीज़ नहीं आती उस चीज़ को पढ़ना है, क्योंकि सिलेक्शन जो रुकता है ना वो उसी चीज़ से रुकता है जो चीज़ आपको नहीं आती। ठीक है, जो चीज़ आती है वो तो आएगी, हमेशा आएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जिसको समझ में आ गया बहुत बढ़िया, बाकी कोई भी डाउट है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। और तरीका यही है कि बिना सोचे बस मेहनत करो। ये सोचोगे एग्ज़ाम कब होगा, सितंबर में होगा या नहीं होगा, जो मेहनत कर रहा होगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। आपके पास सिर्फ एक ही चीज़ बचेगी, वो है रिग्रेट। तो रिग्रेट ना हो इसलिए मेहनत करो, क्या दिक्कत है? एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा या लेट हो जाएगा, आपको तो अपनी मेहनत करनी चाहिए ना। लेट हो जाएगा तो और बढ़िया। आज अगर 150 आ रहे हैं, 160 तक पहुँचे, 2 महीने बाद क्या पता 170 75 तक पहुँच जाओ, है ना? तो मेहनत करो यार, तभी होगा। चलो बाय।